Good morning students, welcome you all. I am निधि गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर अकाउंटेंसी। बच्चों हम लोग अपना बीकॉम फर्स्ट ईयर में इंश्योरेंस क्लेम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने भी उसे मेरे साथ साथ कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर डिपार्टमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, इस यूनिट में हमारे दो चैप्टर्स हैं, एक डिपार्टमेंट है और दूसरा ब्रांच है। इनमें से भी बच्चों एक 20 मार्क्स का और एक 10 मार्क्स का श्योर 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये जो दोनों चैप्टर्स हैं इन्हें अच्छे से कर लेना है। तो ये ओवरऑल आपका 31 मार्क्स की एक अकेली यूनिट हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए हम लोग अपना डिपार्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का मतलब विभागीय खाते। बच्चों आपने सुना होगा सुपरमार्केट्स की थीम आपने सुनी है, जहाँ पर कि एक ही छत के नीचे कई सारे अलग अलग शॉप्स होती हैं, वहाँ पर आप परचेजिंग कर सकते हैं, है ना। या फिर मॉल्स में आप जाते हैं, पूरी ओनरशिप किसी एक ही पर्सन की होती है, लेकिन वहाँ अलग अलग सेक्शंस में आपको अलग अलग वैरायटीज़ अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, कहीं ग्रॉसरी तो कहीं क्लॉथ्स, कहीं है ना इलेक्ट्रॉनिक्स एट्सेट्रा। तो उसी तरीके से यहाँ हम जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स पढ़ते हैं, इसे पढ़ने का हमारा क्या मोटिव होता है बच्चों। देखिए, जब भी एक ही ओनर अपने ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये जानना चाहता है कि मेरा कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, या फिर ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि मार्जिन पर है ना, लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है, उसे इन्वेस्टमेंट की और इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, या फिर ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि लॉसेज में जा रहा है। एक सिचुएशन हो सकती है कि किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से लॉसेज में जा रहा है, या कंटिन्यूस काफ़ी समय से लॉसेस में जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के लिए डिपार्टमेंटल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। इन डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में ओनर तो एक ही होता है, क्योंकि मालिक सबका एक है, जैसे हमारा मालिक सब एक है, ईश्वर। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर सारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, चाहे कोई प्रोडक्शन का है, चाहे मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है ना, कोई किसी से भी रिलेटेड है, तो उनका ओनर तो एक है। ओनर एक होने की वजह से उनकी बैलेंस शीट तो एक ही बनेगी, लेकिन जब हम ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ना, तो हम उसे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बोलते हैं, और उसमें हम कॉलमनर फॉर्म में सभी के लिए अलग अलग अमाउंट के कॉलम्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप ट्रेडिंग एंड पी एंड एल बनाते हैं वैसे ही हमने बनाना है। नॉर्मल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल में हम 6 कॉलम्स प्रिपेयर करते थे। 6 मतलब 3+3 डेबिट 3 क्रेडिट। यहाँ हम उसकी जगह जितने डिपार्टमेंट होंगे उतने कॉलम्स बढ़ते चले जाएंगे। सपोज 2 डिपार्टमेंट हैं तो एक डेबिट और एक क्रेडिट पे कॉलम बढ़ जाएगा अमाउंट का, तो कितना हो गया, 8 हो गए। और एक टोटल का कॉलम आप चाहे तो लगाएं चाहे तो ना लगाएं, जैसा भी है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद आप नीचे एक जनरल पी एंड एल बनाते हैं, या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी आप उसे कह सकते हैं, जिसमें वो सारी चीज़ें लिखी जाएंगी जो कि पूरे डिपार्टमेंट के लिए कॉमन है, किसी पर्टिकुलर से संबद्ध नहीं है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि आपको कोई डिविडेंड पे करना है, डिविडेंड पे किया कंपनी ने, कोई इनकम टैक्स का है खर्चा, तो वो सब उसमें डाल दिया जाएगा जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में होता है। ठीक है, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जो भी प्रॉफिट होगा वो भी यहाँ आ जाएगा, और फिर इसका बैलेंस आगे बैलेंस शीट में चला जाएगा, जैसे हम बनाते हैं। अब इसमें एक बात आती है कि जब हम डिपार्टमेंट्स की अलग अलग ट्रेडिंग एंड पी एंड एल फॉर्म करेंगे, एक तरह से कॉलमनर फॉर्म में सेपरेट हो गए, तो हम एक्सपेंसेस का क्या करेंगे। देखिए बच्चों, कुछ एक्सपेंसेस तो ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, मतलब ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ए का खर्चा है, ये बी का खर्चा है और ये सी का खर्चा है, वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा, एलोकेबल एक्सपेंसेस, विभाजन योग्य खर्चे। ऐसे खर्चे हैं जिन्हें हम किसी पर्टिकुलर बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिपार्टमेंट्स में, है ना। ये बेस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि जो परचेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनको परचेस के बेसिस पर कर सकते हैं हम, जो सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उनको सेल्स रेशो में डिवाइड किया जा सकता है। अगर आपने कोई एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, जैसे आप रेंट पे करते हैं, उसी में आपके 3 डिपार्टमेंट चल रहे हैं, तो उन्होंने जितना एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है उस रेशो में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पावर कंजम्पशन अगर वो कर रहे हैं अलग अलग, तो हम हॉर्स पावर के बेसिस पर उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे बेसिस इसमें हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या मेंशन है और वो एक्सपेंस किससे रिलेटेड है। ये बिल्कुल क्लियरली होता है, आपको देखकर समझ आ जाता है कि मुझे इस एक्सपेंस को इसके रेशो में डिवाइड कर देना चाहिए। हम आगे क्वेश्चंस में भी करेंगे इसे। और तीसरी कैटेगरी के एक्सपेंसेस होते हैं जो कि एलोकेबल नहीं होते हैं, जो बिल्कुल कॉमन एक्सपेंसेस हैं, जो पूरे डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस हैं, किसी एक पर्सन के एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। ठीक है, उन्हें हम जनरल पी एंड एल में डाल देते हैं, या फिर पीछे जो भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है जिससे रिलेटेड है उसमें हम उसे
दे देते हैं और इस तरीके से हम एक्सपेंसेस को अपॉर्शन करते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब इसमें एक अगला एडजस्टमेंट आता है बच्चों, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र्स। देखिए कई बार ऐसा होता है कि ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक डिपार्टमेंट में जो है गुड्स वो दूसरे में नहीं जा सकते, दूसरे से तीसरे में नहीं जा सकते, आपस में वो एक दूसरे को इंटरचेंज हो सकता है ना, ज़रूरत पड़ने पर। तो जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कोई भी गुड्स ट्रांसफ़र करता है तो उसे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र कहते हैं, यानी कि एक ही डिपार्टमेंट में, ठीक है, एक ही ओनर के उसमें अलग अलग जो सेक्शंस थे उन्होंने एक दूसरे को कोई भी गुड्स ट्रांसफ़र किए। अब आप कहेंगे मैडम इसकी क्या ज़रूरत है, जब मैं उनके अकाउंट्स ही अलग अलग प्रिपेयर कर रही हूँ ट्रेडिंग एंड P&L, तो ऑब्वियसली इन ट्रांसफ़र्स को तो मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक की तो वो सेल में इंक्लूड हो जाएगा और दूसरे की वो परचेजेस में इंक्लूड होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए मुझे इन्हें सेपरेट शो करना पड़ेगा। ओके, अब बच्चों फिर इसमें एक बात और देखिए, जब मैंने आपसे परचेज और सेल्स की बात कही, अगर ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को जो भी गुड्स ट्रांसफ़र किए हैं वो कॉस्ट पर किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन अगर ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को वो गुड्स कॉस्ट पर न भेजकर सेलिंग प्राइस पर भेजे हैं तो फिर से हमको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप कहेंगे क्यों सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, एक तरह से सेल्स है, वो बाहर सेल करता है, उसकी जगह उसने बी डिपार्टमेंट को सेल कर दिया। देखिए बच्चों, ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर अपने गुड्स ट्रांसफ़र किए, ठीक है। अगर बी डिपार्टमेंट के वो सारे के सारे गुड्स सेल हो गए हैं, बाहर चले गए हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है जो ओनर है, मालिक, उसने वो सारा का सारा प्रॉफिट अर्न कर लिया है, फाइन। दिक्कत कब आती है, जब ए डिपार्टमेंट ने कोई भी गुड्स बी डिपार्टमेंट को सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफ़र किए और बी डिपार्टमेंट के पास उसका कुछ हिस्सा क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्म में रह गया। अब बी डिपार्टमेंट के पास कुछ हिस्सा क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्म में रह गया तो अब क्या दिक्कत होगी। अब आप सोचिए, ए ने कहा कि मैंने तो 1 लाख का माल बी को ट्रांसफ़र कर दिया, 80 + 20 था उसका, ठीक है, 20 का प्रॉफिट था, फाइन। अब क्या हुआ कि बी, उसने तो अपनी सेल्स में दिखा दिया, उसका तो काम ख़त्म हो गया, लेकिन बी डिपार्टमेंट का क्या हुआ, इसमें से 10,000 का स्टॉक उसके पास बच गया। अब एक्चुअल में अगर हम देखें तो इस 10,000 में से 8,000 कॉस्ट है और 2,000 का ही प्रॉफिट जुड़ा हुआ है उसमें, है ना। हम जब अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज देख रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब आप ऐसे सोचिए कि आप ही मालिक हैं, आपके एक हाथ ने कहा कि मैंने तो इसको 10,000 रुपये दिए, मैंने 2,000 कमा लिए, ये कह रहा है मैंने तो 2,000 अर्न कर लिए, ठीक है, और ये कह रहा है कि मेरी तो कॉस्टिंग 10,000 पड़ी, मेरे पास ये है, बचा हुआ है, तो दोनों मेरे ही हैं। इसने 2,000 कमाए, इसने 2,000 गंवाए, एक तरह से लॉस में है ये, क्योंकि इसकी कॉस्ट में जुड़ा हुआ है वो स्टॉक में। तो अगर हम मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो वास्तव में इसमें जो स्टॉक बच गया ना, उसमें उसने कुछ कमाया नहीं है, ये दिखा रहा है, ये तो केवल अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखा रहा, जबकि अकाउंट्स तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कोई भी गुड्स प्रॉफिट पर ट्रांसफ़र करता है और इस रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास कुछ भी गुड्स स्टॉक के फॉर्म में रह जाते हैं, अनसोल्ड रह जाते हैं, तो फिर बच्चों इसमें जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है ना, उसके लिए हमें प्रोविज़न क्रिएट करना पड़ता है। इसको हम स्टॉक रिजर्व भी बोल सकते हैं या प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी बोल देते हैं, यानी कि न वसूल हुए लाभ के लिए आयोजन। आप लोगों ने प्रोविजंस पढ़े हैं, प्रोविजंस बनाए जाते हैं, है ना, जिसका हमें अंदेशा होता है कि भाई इस पर हमें भविष्य में इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कई सारे प्रोविजंस आप 11th में पढ़ के आए हैं। तो इसमें हमें पता होता है पर्टिकुलर कि इस चीज़ पर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी और उसी के लिए मैंने पैसा अलग निकाल के रखा, उसे हम प्रोविज़न कहते हैं। तो यहाँ भी हमें फिर इस कंडीशन में स्टॉक रिजर्व या प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बनाना होता है। तो जितना स्टॉक इस बी के पास रह गया ना, जैसे 10,000 का स्टॉक रह गया तो मैंने 10,000 का स्टॉक ले लिया और उस पर रेट कितनी थी प्रॉफिट की, विक्रय पर ये 20% थी, तो इस 10,000 का 20% यानी कि 2,000 रुपये मेरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो गया, न वसूल हुआ लाभ। और इस 2,000 रुपये के लिए मैं अपना प्रोविज़न बनाऊंगी। प्रोविज़न हमेशा P&L से बनाए जाते हैं, P&L डेबिट टू प्रोविज़न फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। बच्चों ये सब मैं लिख नहीं रही हूँ, ये सब चीज़ें आपको पहले से आती हैं, एक तरह से मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ। केवल इस डिपार्टमेंट के चैप्टर में हम क्वेश्चन में करेंगे इन चीज़ों को। तो हमारी प्रोविजन की एंट्री क्या हो गई, P&L डेबिट टू प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, या हम इसे टू स्टॉक रिजर्व भी कह सकते हैं, ठीक है।
हो गई फाइन। हम इसमें क्लोजिंग स्टॉक में 8,000 को और 2,000 को अलग अलग करके दिखाएंगे जिसके पास स्टॉक रह गया था। अच्छा, फिर जो इसका क्लोजिंग है बी डिपार्टमेंट का, वो अगले साल ओपनिंग भी तो होगा, वहाँ भी हम यही करेंगे। क्लोजिंग को जब ले जाएंगे ओपनिंग में तो 8 + 2 अलग अलग शो कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो स्टॉक रिजर्व है वो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों पर होता है ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ओपनिंग क्लोजिंग दोनों पर स्टॉक रिजर्व होता है, और फिर इसका जो भी नेट बैलेंस होता है वो आगे बैलेंस शीट में हमारे जनरल P&L में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम अपना डिपार्टमेंटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये इसका एक पूरा ओवरव्यू था। अभी हम लोग अपना एक सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र्स को देखेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से रिसीव कर रहा है या उसको सेंड कर रहा है। अच्छा, इसकी एक बात और है, आप लोग 11th में अकाउंटेंसी के रूल्स पढ़ के आए हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। वही रूल सिंपल सा हम यहाँ पर लगाएंगे। जो रिसीव है, जैसे बी रिसीवर है तो बी को तो डेबिट कर दो, ए देने वाला है तो उसको क्रेडिट कर दो, क्योंकि देने वाला हमेशा ऊपर होता है और लेने वाला हमेशा, लेने वाला ऐसे ही तो लेगा और देने वाला ऐसे देगा। तो क्या हुआ? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, है ना। तो हमेशा हमको यही करना है, देने वाला हमेशा ऊपर होता है इसीलिए वो क्रेडिट होगा और लेने वाला हमेशा डेबिट होगा। यहाँ भी हम यही करेंगे, रिसीविंग डिपार्टमेंट डेबिट टू ट्रांसफ़र डिपार्टमेंट, ट्रांसफरी भी कर सकते हैं इसको, या वही हमारा रूल हो जाएगा। हम इसको लिख देंगे ये तो ट्रांसफर है और ये ट्रांसफरी है। प्राप्तकर्ता ये रिसीवर है और ये गिवर है ना। आपको जैसे भी समझ आता है तो ये एंट्री हमको यहाँ पर करनी होगी, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इन इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स को भी हम अपने ट्रेडिंग एंड P&L में ही इंक्लूड करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। परचेजेस ट्रांजिस्टर्स, टेप रिकॉर्डर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रिपेयर्स XYZ, 3 हमें यहाँ पर दी हुई हैं। सैलरीज, रेंट, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, सब P&L का आइटम है। ठीक है, सेल्स में उसने हमें दिया है XYZ की सेल्स दी है और XYZ का क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ठीक है, अदर पर्टिकुलर्स आर ट्रांजिस्टर्स एंड टेप रिकॉर्डर्स हैव बीन सोल्ड इन शोरूम एंड रिपेयर्स मेड इन द फैक्ट्री। जो भी ट्रांजिस्टर्स और टेप रिकॉर्डर्स हैं यानी कि X एंड Y हैं, उन्हें तो शोरूम में बेचा जाता है। ठीक है, एंड रिपेयर्स मेड इन द फैक्ट्री, और फैक्ट्री में रिपेयर्स की जाते हैं। अपॉर्शनमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस इन शोरूम 3/4 1/4। अब हमें क्या करना है कि जो सैलरीज और वेजेस हैं इनको 2 हिस्सों में बांट देना है। क्या? 3:1 के रेशो में। साफ साफ लिखा है उसने, जितनी भी सैलरीज एंड वेजेस ऑफ शोरूम आर टू बी डिवाइडेड इन द 1:2 रेशो इन X एंड Y डिपार्टमेंट। आगे उसने खुद ही कह दिया कि जो भी सैलरीज और वेजेस शोरूम की आएगी, पहले तो हम क्या करेंगे कि जो भी सैलरीज और वेजेस 48,000 है उसको 3/4 और 1/4 कर देंगे। ठीक है, 36,000 और कितना हो गया? 12,000, है ना। फिर उसके बाद अभी जो 36,000 के शोरूम के एक्सपेंसेस आएंगे ना, इसको भी हम 1:2 में X और Y में डिवाइड कर देंगे, और Z डिपार्टमेंट का 1/4 ऊपर जो हमने निकाला वो हो ही गया। रेंट ऑफ फैक्ट्री इज 500 रुपये पर मंथ। रेंट कितना है? 500 रुपये पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करके पर एनम कर लेंगे। रेंट ऑफ शोरूम इज अपॉर्शन्ड इक्वली इन X एंड Y डिपार्टमेंट, और शोरूम का रेंट है ये, इसे हमें X और Y में बराबर कर देना है। सन्ड्री एक्सपेंसेस आर अपॉर्शन्ड इन द सेल्स रेशियो ऑफ द डिपार्टमेंट्स। अच्छा, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है ना, सन्ड्री विविध खर्चे, उनको हम सभी डिपार्टमेंट में उनके सेल्स रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग हमारा 31 मार्च 2017 को है। तो देखिए बच्चों, हमारा डिपार्टमेंटल बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ट्रेडिंग एंड
P&L अकाउंट कब के लिए है, जो भी डेट आपकी बुक में हो, मेरी बुक में है फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। अब मुझे क्या करना होगा, कॉलमनर फॉर्म में तीनों डिपार्टमेंट के लिए 3 कॉलम्स प्रिपेयर करने होंगे। एक तो आप जैसे सबसे पहले डेट का करते ही थे, यहाँ हमारे पास डेट्स तो है नहीं, पर्टिकुलर्स। अब अमाउंट के मैं 3 कॉलम्स बनाऊंगी यहाँ पर, एक्स वाई जेड, है ना, रुपीज़ में है ये। इसी तरीके से क्रेडिट साइड पे भी मुझे 3 कॉलम्स प्रिपेयर करने होंगे, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, वो हमें क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है, कोई बात नहीं। देन उसके बाद परचेजेस तीनों के सेपरेट दिए हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 परचेजेस। एक्स डिपार्टमेंट की है 1,60,000, सीधा सीधा क्वेश्चन में मेंशन है। वाई की 125 और जेड की 80,000। ठीक है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर मेंशन नहीं है। सेल्स क्वेश्चन में दी है क्रेडिट साइड पे, देखिए सेल्स कितनी मेंशन है, 175 एक्स की, 140 वाई की और जेड की कितनी है 35,000। ठीक है बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग न भी हो लेकिन क्लोजिंग तो होगा ही होगा, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये भी डायरेक्टली दिया हुआ है आपको 100, देखिए जीरो का ध्यान रखिएगा, गलती से कभी लगाते लगाते एक जीरो ज़्यादा ना लग जाए। और ये 44,600, बस ट्रेडिंग में और कुछ है ही नहीं। अब जो भी, क्योंकि कोई एक्सपेंसेस आए नहीं जिसका हमें अपॉर्शनमेंट करते, तो अब हम क्या करें, बैलेंसिंग फिगर हमारा प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है 6 लाख था, 60,000 है। देखिए एक मिनट बच्चों, इसको क्लियरली लिख लें, 60,100 है, अभी गड़बड़ हो जाता हमारा। 175 प्लस 60 235,100 हो गया है ना। 235,100 में से 160 माइनस कर दीजिए, जो भी आ जाएगा ये यहाँ पर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, मैं तो इस तरीके से करती हूँ, मेरा तरीका ये है, 160 है तो यहाँ से 160 सीधा सीधा उड़ा दीजिए, 1 इसमें से हटा दिया, 60 इसमें से हटा दिया, तो सब साफ दिख रहा है कि 75,100 बचा है ना, तो 75,100 हो गया। बी का देखिए 125 इसमें से हटा दिया, तो इसमें से 15 रह गया, 15 प्लस 20 35,300। और यहाँ पर देखिए 80 में से कितना है 40 और 3 70, बच्चों इसमें 79,600 आ रहा है, यहाँ कम पड़ रहा है, लॉस आ रहा है इसमें, तो 400 रुपये का ग्रॉस लॉस लिख दीजिए। यहाँ पर डैश लगा दीजिए, यहाँ पर डैश लगा दीजिए, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। ये हमारा हो गया, ये हमने कास्टिंग कर दी, यहाँ पर इसकी टोटल लगा दिया, ये तो हमारा हो गया ट्रेडिंग। अब हम आते हैं P&L अकाउंट पे, तो P&L में हम ये बैलेंसेस ट्रांसफर कर दें टू ग्रॉस लॉस। इसका लॉस आ गया 400 रुपये और इसका बाय GP ब्रॉड फॉरवर्ड 75,100 और इसका आ गया है 35,300। चलिए ये तो ठीक है। अब हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जो हमें सबसे मेन काम करना था वही देखना है। अब हमें सबसे पहले बच्चों देखिए सैलरीज एंड वेजेस है 48,000 के। ज़रा देखिए इसका अपॉर्शनमेंट, 48,000 का उसने मुझसे साफ साफ कहा कि शोरूम और फैक्ट्री का 3/4 और 1/4 डिवाइड करना है, तो ये शोरूम और ये फैक्ट्री है ना। इसका तो फैक्ट्री तो सीधा 48 का 1/4 हो गया 12,000, ठीक है फाइन। और इसमें 48,000 का 3/4 कितना हो जाएगा 36,000। इसका मतलब है कि मेरे को 36,000 एक्स और वाई में डिवाइड करना है। फिर उसके बाद उसने हमसे कहा कि सैलरीज एंड वेजेस ऑफ शोरूम आर टू बी डिवाइडेड इन 1:2 इन एक्स एंड वाई डिपार्टमेंट। इसको मैं किस रेशो में डिवाइड कर दूँ 1:2 में। तो अब इस 36,000 को आगे मुझे फिर 1:2 में बांटना है, यानी एक को 1/3 और दूसरे को 2/3 देना है। आई होप आपको समझ आया। जितना भी इसका खर्चा था ना 48,000, इसको मैंने पहले 2 हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि रिपेयर्स अलग है और शोरूम अलग है, तो 3/4 1/4 हो गया। ये तो सीधा सीधा जेड में चला जाएगा
और इसे मुझे एक्स और वाई में पोर्शन करना है आगे। अगर वो कुछ भी नहीं मेंशन करता तो हम इक्वल कर देते इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, लेकिन हमें मेंशन है तो हमने इसको 1:2 के रेशो में बांट दिया। रेशो निकालना आता है आपको, है ना, 1:2 तो 1/1 + 2 1/3 हो गया और दूसरे का 2/3 हो गया। तो 1/3 देख लीजिए कितना आ जाएगा 12,000 और इसका 24,000 हो जाएगा 2 गुना। तो मैं यहाँ लिख दूँ सीधा सीधा, ये आप नीचे वर्किंग नोट में मेंशन कर दीजिएगा। सैलरीज एक्स के लिए हो जाएगी 12,000, वाई के लिए हो जाएगी 24 और इसके लिए 12,000। तो इस तरीके से मैंने सैलरीज को डिस्ट्रीब्यूट किया। क्लियर। अब उसके बाद देखिए अगला एडजस्टमेंट हमें क्या दिया है उसने, रेंट ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री का रेंट है 500 रुपये पर मंथ, तो फैक्ट्री का तो केवल जेड में ही जाएगा, तो यहाँ पर 2 रेंट लगा दीजिए। ठीक है, तो 6,000 रुपये का रेंट मेरा फैक्ट्री का हो गया। अब देखिए इसके अलावा और क्या बचा है, ऊपर दिया हुआ से 10,800 टोटल, ये तो केवल फैक्ट्री का रेंट था। मैं इसको यहाँ इस तरह से नहीं शो कर सकती हूँ, दैट्स रॉन्ग, इसको हटाइए, इनका भी है रेंट। अब आप फिर से देखिए टोटल रेंट है इसमें मेरा 10,800 है, इसमें से मैंने फैक्ट्री का दे दिया 6,000, तो कितना बच गया 4,800। अब इस बचे हुए रेंट को मुझे एक्स और वाई में डिवाइड करना है। अगर इसने ऊपर मतलब टोटल में दिया हुआ है तो फिर हमें उसमें से वाई को जेड को हटाकर एक्स और वाई में डिवाइड करना है। उसने हमसे कहा कि रेंट ऑफ शोरूम इज अपॉर्शन्ड इक्वली इन एक्स एंड वाई। अब हम इसको एक्स और वाई में बराबर बांट देंगे, यानी कि आधा आधा कर देंगे, तो ये एक्स ये वाई है ना। तो एक्स और वाई का रेंट कितना हो गया 2,400। ठीक है, अब देखिए और कुछ सन्ड्री एक्सपेंसेस अभी बाकी हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस आर अपॉर्शन्ड इन द सेल्स रेशियो ऑफ द डिपार्टमेंट। अब सीधा सीधा तीनों की सेल्स हमें दी हैं 175, 140 एंड 35। बस इसी रेशो में आप इसे क्या कर देंगे, सब 35 से डिविजिबल हैं, आप क्या करेंगे, आप इस रेशो में अदर एक्सपेंसेस को डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 2 सन्ड्रीज, सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारे 11,000 के हैं, इन्हें इस रेशो में डिवाइड कर दीजिए। देखिए इसका रेशो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखिए 35:2, 4:5 ये रेशो हो जाएगा इसका, है ना। आपको दिख रहा है, मैंने आपसे बात की कि ये रेशो कितना हो गया 175, 140 एंड 35। सेल्स रेशो में बांटना है मुझे इसको, तो 35 4 ज़ा 35 5 ज़ा, है ना, 5:4:1। ये आपके पास कैलकुलेटर्स हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 35 डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस प्लस दिस, 140 डिवाइडेड बाय तीनों का टोटल, 175 डिवाइडेड बाय तीनों का टोटल। रेशो निकालना तो आता है ना आपको, बस उसी तरीके से करना है। अब आप 11,000 को कर दीजिए, इसमें कितना आ रहा है 5 4 1 10, तो 5/10 तो ये हो गया 5,500, 4,400 और 1,100। बस ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखिए ऊपर कुछ बचा है क्या, परचेज, सैलरीज, रेंट, सन्ड्रीज, सेल्स, स्टॉक सब आ गया। नीचे भी कुछ भी नहीं है, बस अब जो भी डिफरेंस होगा वो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा, यानी कि मुझे पता लग जाएगा कि हर XYZ ने कितना कितना प्रॉफिट अर्न किया है ना। अभी तक तो मेरे पास टोटल ही था, अब मैंने उसको सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पर कर दीजिए 2 नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, इसमें से इसको लेस कर दीजिए। अब साफ ही दिख रहा है कि रिपेयरिंग डिपार्टमेंट में तो लॉस ही आना है, तो इसके लिए आ जाएगा बाय नेट लॉस। इसका टोटल लगा लीजिए 18 19 19,500, इसको तो 19,500 का लॉस हो रहा है। इन दोनों को तो प्रॉफिट होना चाहिए। 75 100 में से हटा दीजिए, 12 to 14 और 5 19 19,900। 19,900 के लिए मैं एक बार अगर इसको 20 हटा दूँ तो 55 100 प्लस 100 55 200 इसका प्रॉफिट हो गया, है ना। आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, लेकिन आपको वर्बली भी करना आना चाहिए। ये 35 300, अब इसमें देख लीजिए 24 25 26 26 और 4 30 3800 3800 इसमें से माइनस कर दीजिए 3800,
यानी कि 4,500 आ गया ये। यहाँ की कास्टिंग हो जाएगी और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको डिपार्टमेंट का एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जिसमें आपको सब डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस एक साथ दिए हैं। तो जो एलोकेबल हैं उनको बेसिस हमें दिया जाएगा या हमारे पास होगा परचेज, सेल्स या कुछ भी, उस बेसिस पर हम उन्हें इस तरह से एलोकेट कर देंगे और हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स का नेट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। साथ में तो हमें दिख रहा था कि 11,000 का प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन जब हमने उनको सेपरेट किया तो देखिए क्या रिजल्ट निकल कर आया कि एक्स डिपार्टमेंट कितना ज़्यादा प्रॉफिट में है, 55,200, काफ़ी अच्छा अमाउंट है, जबकि वाई डिपार्टमेंट केवल 4,500 का प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है और मेरा जो रिपेयरिंग डिपार्टमेंट है वो तो 19,500 के लॉस में जा रहा है। तो इसका मतलब मुझे उस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब बच्चों अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बेस्ड एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स की बात करेंगे और उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उसे सेपरेट करना और उसका एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। ठीक है, तब तक आप इसके सिंपल से जो क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स और आंसर्स स्टार्टिंग के, आप उन्हें कीजिए, आप अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू।